इतने में राणा का खास नौकर अंदर आया और इसने जग्गू से कहा, तुम्हें राणा जी ने याद किया है, मेरे साथ चलो। जग्गू ने मुस्कुराकर उधेड़ उम्र औरत रानी की तरफ देखा और फौरन नौकर के साथ चल पड़ा। राणा अपनी हवेली की सजी सजाई बैठक में आहिस्ता आहिस्ता टहल रहा था। जग्गू ने अंदर दाखिल होते ही झुककर प्रणाम किया और हाथ बांध कर खड़ा हो गया। राणा ने नौकर को चले जाने का इशारा किया, फिर जग्गू की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, तुम्हारी नौटंकी हमें बहुत पसंद आई। फिर लकड़ी के काम वाली पुरानी अलमारी खोलकर इसमें से नोटों की एक गट्टी निकालकर जग्गू की तरफ बढ़ाई। ये तुम्हारा इनाम है। जग्गू ने भिखारियों की तरह हाथ फैला दिए। राणा ने हाथ जरा पीछे खींच लिया और पूछा, तुम्हारे पास गोरे रंग वाली लड़की कौन थी जग्गू? इसने नौटंकी में हिस्सा क्यों नहीं लिया? जग्गू एक तजुर्बाकार, होशियार और बड़ा काया आदमी था। इसने ऐसे कई अयाश परस्त जमींदार, राणा और ठाकुर देखे हुए थे। फौरन समझ गया कि राणा ने ये बात किस गरज के लिए पूछी है। राणा का इशारा रूबी की तरफ था। जग्गू ने अनजान बनते हुए पूछा, माई बाप किस लड़की का पूछते हैं? राणा ने मजीद वजाहत करते हुए रूबी का हुलिया बयान कर दिया। जग्गू ने बड़ी अयारी से काम लेते हुए फौरन एक कहानी दिल में घड़ ली और बोला, माई बाप इस लड़की का नाम कौशल्या है। वो हमारी मंडली में नई नई आई है, अभी नाच गाना सीख रही है। जग्गू समझ गया था कि अयाश राणा का जी इस लड़की पर आ गया है और माल कमाने का ये सुनहरी मौका है। रूबी ना जाने कौन थी और कहां से आ गई थी। जग्गू बड़ी आसानी से इसे राणा के पास फरोख्त करके वहां से रफू चक्कर हो सकता था। खाना बदोशों का क्या है, सुबह यहाँ कल वहाँ। फिर रूबी का कोई वाले वारिस भी नहीं था। अगर कोई वाले वारिस खोज लगाता राणा जय सिंह की हवेली में आ भी गया तो वो लड़की बरामद ना कर सकेगा। एक बार लड़की राणा की हवेली में दाखिल हुई तो फिर इसकी लाश भी किसी को नहीं मिल सकेगी। न जाने कितनी लड़कियां इन जागीरदारों ठाकरों की अय्याशियों की भींत चढ़कर हवेली के तारीख तय खाने में दफन हो गईं और किसी को कानो कान खबर ना हुई। जग्गू हाथ बांधे राणा के हुजूर खड़ा था। राणा जय सिंह ने 100 के नोटों की गड्डी जग्गू के हाथ में थमाई और कहा, 5000 रुपए की एक गड्डी मेरी अलमारी में पड़ी है, वो भी तुम्हारा इनाम है। मगर ये इनाम तुम्हें इस वक्त मिलेगा जब इस लड़की को मेरे पास छोड़ने आओगे। जग्गू ने नोटों की गड्डी को अपनी छतरी में डालते हुए अर्ज किया, माई बाप आपका हुक्म कैसे टाल सकता हूँ, पर एक बात है, लड़की का मामू भी हमारे साथ है, मुझे इसे इधर उधर करना पड़ेगा। ठीक है, तुम एक दिन मजीद यहाँ ठहर जाओ, कल की रात भी नौटंकी का खेल करना। जग्गू यही चाहता था। हाथ बांध कर बोला, जो हुक्म माई बाप, अब इजाजत दें। राणा ने मजीद जेब में से 100 के 5 नोट निकाल कर जग्गू को दिए और कहा, कल रात लड़की मेरे पास छोड़कर तुम्हें सुबह होने से पहले पहले यहाँ से निकल जाना होगा। बाकी 4500 रुपए तुम्हें इस वक्त मिलेंगे जब लड़की को मेरी इस बैठक में लाओगे। जग्गू ने 500 रुपए के नोट सदरी की दूसरी जेब में ठूंसे और दोनों हाथ माथे पर ले जाकर प्रणाम किया। लड़की कल रात आपके कदमों में होगी सरकार, पर हुजूर किसी को इसकी खबर ना हो। हम गरीब आदमी हैं, पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो कोई पूछने वाला ना होगा। राणा ने गर्दन उठाकर कहा, तुम इसकी फिक्र ना करो, लड़की एक बार हमारे पास आ गई तो फिर हम जाने और हमारा काम। पुलिस की क्या मजाल कि इधर आंख भी उठा कर देखे। हाँ, अगर लड़की के मामू ने कोई गड़बड़ की तो इसके साथ तुम्हारी लाश भी किसी को ना मिलेगी। जग्गू ने सर झुका दिया और आजिजी से बोला, माई बाप मैं इसे संभाल लूंगा, आप इसकी फिक्र ना करें। आधी रकम इसे दे दूंगा मगर आपको परेशान नहीं होने दूंगा। ठीक है, अब जाओ आराम करो। कल रात 12 बजे के बाद मैं इस बैठक में तुम्हारा और लड़की का इंतजार करूंगा। ये कहकर राणा जय सिंह ने चांदी के राखदान में सिगार मसल दिया। जग्गू झुककर प्रणाम करता बैठक से निकल गया। इसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। 2000 इनाम मिला था, 500 रुपए अलग मिल गए थे और 4500 की रकम कल रात मिलने वाली थी। हवेली में आकर इसने 2000 की रकम अधीड़ उम्र औरत रानी के हवाले की और कहा, राणा जय सिंह जी ने ये इनाम दिया है, इसे संभाल लो। बाकी उन्होंने कहा है कि वो कल भी नौटंकी देखेंगे। रानी 2000 रुपए लेकर बड़ी खुश हुई। इसे इतने रुपयों की तवक्के नहीं थी। कहने लगी, अरे जग्गू
कल की नौटंकी का भी इनाम मिलेगा ना, क्यों नहीं, वो कोई हमारी तरह गरीब गुरबा है क्या। जग्गू ने 500 रुपए के नोट अपनी सदरी की जेब में ही रखे। ये तो इसका माल था। वो एक तरफ चादर ओढ़ कर लेट गया। इसका अय्यार दिमाग बड़ी तेजी से कौशल्या यानी रूबी को फांस कर राना की बैठक में ले जाने के मंसूबे पर काम कर रहा था। इसके लिए ये कोई अनोखा और वक्त तलब मसला नहीं था। इसने खाना बदोशों में आग खोली और खाना बदोशों के माहौल में ही जिंदगी गुजारी थी। अपनी तवील जिंदगी में इसने कई छोटे मोटे जुर्म किए थे। चुनाचे बहुत जल्द एक तरकीब इसके दिमाग में आ गई और वो सो गया। दूसरे दिन दोपहर को जब खाना बदोश सोकर उठे, लाखी और रूबी तालाब पर नहाने के लिए गई हुई थी। जग्गू के मंसूबे का सबसे अहम पहलू ये था कि इसे रात को 10 बजे नौटंकी खत्म करते ही इस गांव से कूच कर जाना था। रानी चूल्हे के पास बैठी रोटियां पका रही थी। जग्गू गुड़गुड़ी लेकर इसके पास बैठ गया और बोला, नौटंकी खत्म करते ही यहाँ से निकल जाएंगे। इतनी जल्दी भी क्या है, रात को आराम करके सुबह चलेंगे। जग्गू ने इसे डांट पिलाते हुए कहा, जिस बात की खबर ना हो चुप रहा करो। फिर हुक्के के 2-3 कश लगाकर बोला, मेरे आदमियों ने खबर दी है कि इस गांव में कोई जेल तोड़कर भागा हुआ कातिल छुपा हुआ है। हो सकता है आज रात पुलिस यहाँ छापा मारे। पुलिस हमें भी शक शुबे में पकड़ सकती है, इसलिए नौटंकी खत्म करते ही यहाँ से चलते बनेंगे। राणा जी आज भी तमाशा देखना चाहते हैं, क्या करूं, मजबूर हो गया हूं, वरना हम आज ही यहाँ से कूच कर जाते। उधीड़ उमर रानी चुप रही। इसने जग्गू के आगे कभी ज्यादा तकरार नहीं की थी। वो जानती थी कि जग्गू जिद्दी आदमी है, किसी की नहीं सुनता। इसने रानी की तरफ मुतवज्जे होकर राजदारी के अंदाज में कहा, हमारे आज रात यहाँ से जाने की लाखी, वीरबाला और कौशल्या को खबर ना हो, वरना ये बात सारे गांव में फैल जाएगी। पुलिस को पता चल जाए तो हो सकता है वो रात होने से पहले ही कातिल की तलाश में यहाँ छापा मार दे। जग्गू और रानी सिर्फ पुलिस के छापे से डरते थे। इसकी वजह यह थी कि इनकी जिंदगियां अनगिनत किस्म के छोटे मोटे जराइम से दागदार थीं और इन्हें मालूम था कि एक बार पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो फिर इन्हें कोई बचाने न आएगा। रानी रोटियां चंगेर में रखते हुए बोली, ठीक है, मैं इन लड़कियों से बात नहीं करूंगी। तुम कहारों से कह देना कि ऊँटनियां तैयार रखें, ये सब मैं संभाल लूंगा। जग्गू ने तेज निगाहों से इधर उधर तकते हुए कहा, बस लड़कियों के आगे तुम जुबान बंद रखना, इन्हें ऐन वक्त पर बता देंगे कि पुलिस के छापे के डर से कूच कर रहे हैं। रानी ने कोई जवाब न दिया। शाम होने से पहले पहले जग्गू ने मंडली के इन आदमियों को भी यही पुलिस छापे की मन घड़त कहानी सुनाकर होशियार कर दिया कि वो गधों और ऊँटनियों पर जरूरी सामान पहले से लाद कर तैयार रखें, ताकि तमाशा खत्म होते ही वो गांव खाली कर दें। रूबी को राना के फंदे में फंसाने के लिए जो जाल तैयार किया जा रहा था, वो इससे बिल्कुल बेखबर दिन भर लाखी और वीरबाला के साथ छोटे मोटे काम करती और बातें करती रही। इस दौरान कई बार इसका ख्याल शेर खान की तरफ गया और वो सोचती रही कि शेर खान को पुलिस की हिरासत से कैसे छुड़ाया जा सकता है। अभी इसके दिमाग में कोई तरकीब नहीं आई थी, लेकिन इसे एक इत्मीनान जरूर था कि वो इस इलाके में ही है जहां शेर खान हवालात में बंद है। शाम के वक्त जब नौटंकी खेले जाने की तैयारियां हो रही थीं, तो रूबी अचानक इस ख्याल से परेशान हो गई कि कहीं पुलिस शेर खान को दिल्ली ना ले गई हो। ये पता चलाने के लिए पुलिस स्टेशन जाना जरूरी था। वो खाना बदोश लड़की के हुलिये में थी। वो इस हुलिये में अगर जोधापुर पुलिस स्टेशन पर गई तो शायद इसे कोई नहीं पहचानेगा, मगर इसमें खतरा ज्यादा था। वो सोचने लगी कि क्यों ना लाखी को एतमाद में लेकर ऐसा इंतजाम करे कि ये लोग नौटंकी दिखाने जोधापुर चले जाएं, फिर वो लाखी के साथ मिलकर शेर खान का सुराग लगा सकती है, बल्कि इसे हवालात से निकाल ले जाने की कोशिश भी कर सकती है। रूबी ने फैसला कर लिया कि कल सुबह वो लाखी को शेर खान और अपने बारे में सारी बात बता देगी और इससे इमदाद की तलबगार होगी। लाखी की बात जग्गू भी नहीं टालता था। वो मंडली को जोधापुर ले जाने में कामयाब हो जाएगी। रूबी ये सोच रही थी, इसे खबर नहीं थी कि जग्गू इसे राना के पास फरोख्त करने की स्कीम तैयार कर चुका है। सूरज गरूब होने के कुछ देर बाद जग्गू की तजवीज़ के मुताबिक खुली जगह दरिया बिछा दी गई और नौटंकी शुरू हो गई। गांव के लोग बड़े खुश थे। राणा जय सिंह भी वहां मौजूद था और अपने काउच पर बैठा सिगार पी रहा था। आज
اس کا بیٹا ساتھ نہیں تھا۔ نوٹنکی شروع کروا کر جگو اس طرف درختوں میں چلا آیا جہاں اندھیرے میں اس کے خاص آدمی اونٹوں اور گدھوں پر چھوٹا موٹا سامان لاد رہے تھے۔ جھولداریاں بھی لپیٹ دی گئی تھیں۔ جہاں نوٹنکی ہو رہی تھی ادھر سے گھنگروؤں، نکارے اور شیشہ ترنگ بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ جگو نے ایک نظر تمام تیاریوں کو دیکھا اور پھر ناریل کی گڑگڑی منہ سے لگائے ہلکے ہلکے کش لیتا منڈلی والوں کے پیچھے آ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت ویر بالا اور لاکھی راجستھانی لوگ ناچ رہی تھیں۔ رانا کاؤچ پر بیٹھے بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ جگو اس عیاش زمیندار کی بے چینی کو خوب جانتا تھا۔ روبی قریب ہی بیٹھی بڑی دلچسپی سے ناچ دیکھ رہی تھی۔ جگو کے دماغ میں پوری اسکیم موجود تھی۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ نوٹنکی کا آخری حصہ شروع کیا جا رہا تھا۔ پروگرام کے مطابق ٹھیک 9:30 بجے اپنی گھڑی پر نظر ڈالنے کے بعد رانا جے سنگھ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک نظر جگو کو دیکھا اور اپنے ملازم کے ساتھ حویلی کی طرف چل دیا۔ کام شروع کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ روبی جگو کے قریب ہی بیٹھی ناچ دیکھ رہی تھی۔ اس کی انگلیوں میں سگریٹ سلگ رہا تھا۔ روبی کی سگریٹ پینے کی عادت کو سامنے رکھتے ہوئے جگو نے اسکیم بنائی تھی۔ ان لوگوں کو جنگلی صحرائی جڑی بوٹیوں کی بڑی واقفیت تھی۔ کوئی بیمار پڑتا تو یہ لوگ جڑی بوٹیوں سے ہی علاج کر لیتے تھے۔ ایک خاص بوٹی کا سفوف تیار کر کے جگو ہمیشہ اپنے پاس حاضر اسٹاک میں موجود رکھتا تھا۔ اس سفوف کی یہ تاثیر تھی کہ اس کی چٹکی بھر خوراک پانی میں گھول کر کسی کو پلا دی جائے تو وہ بے ہوش ہو جاتا تھا۔ جگو نے موقع محل کی مناسبت سے ایک سگریٹ تیار کر رکھا تھا جس میں یہ سفوف بھر دیا گیا تھا۔ رانا جے سنگھ اٹھ کر اپنی حویلی کی طرف گیا تو اس کی تھوڑی دیر بعد ہی جگو اپنی جگہ سے اٹھ کر روبی کے پیچھے آ کر بیٹھ گیا اور اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر بولا، بیٹی کوشلیا، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ گاؤں کے باہر جو کنواں ہے وہاں چلو۔ روبی نے تعجب بھری نگاہوں سے جگو کی طرف دیکھا۔ وہاں نکارے اور گانے والوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ جگو اپنا منہ روبی کے کان کے قریب لے گیا۔ بیٹی، یہاں میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، تم کنویں پر چڑھو۔ ایک آدمی نے تمہارے نام بڑا خاص پیغام بھیجا ہے جو تم تک پہنچانا ہے۔ روبی کے کان کھڑے ہو گئے۔ کہیں شیر خان نے تو کوئی پیغام نہیں بھجوایا؟ ہو سکتا ہے اسے کسی طریقے سے یہ خبر ہو گئی ہو کہ روبی خانہ بدوشوں کی منڈلی میں ہے۔ وہ فوراً اٹھی اور گانے والوں کے عقب سے ہوتی ہوئی گاؤں والے کنویں کی طرف چل پڑی۔ اسے پکا یقین تھا کہ شیر خان نے کسی کے ہاتھ اس کے لیے کوئی ضروری پیغام بھیجا ہے۔ دوسری طرف جگو نے یہ حربہ اس وجہ سے آزمایا تھا کہ یہ لڑکی شہر دلی سے آئی ہے، شہر میں ضرور اس کے ماں باپ رہتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ اس کا عشق چل رہا ہو، چنانچہ وہ یہ پیغام سننے کے لیے ضرور بےتاب ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ روبی کو گئے 10 منٹ گزر گئے تو جگو نے گڑگڑی لکڑی کے ایک کھوکھے پر رکھی اور بڑے سکون سے چلتا اونٹنیوں کی طرف سے ہوتا ہوا گاؤں کے باہر والے کنویں کی طرف تیز تیز قدموں سے چلنے لگا۔ یہاں اندھیرا تھا، آسمان پر تارے نکلے ہوئے تھے۔ گاؤں میں صرف رانا جے سنگھ کی حویلی کے اوپر والی منزل میں روشنی ہو رہی تھی۔ گاؤں والے کنویں کا انتخاب جگو نے اس لیے کیا تھا کہ یہاں سے رانا کی بیٹھک چند قدموں کے فاصلے پر تھی۔ اس وقت جگو کی جیب میں لکڑی کا ایک سگریٹ کیس بھی تھا۔ اس سگریٹ کیس میں صرف 2 سگریٹ تھے، ایک عام سگریٹ اور دوسرے سگریٹ میں بے ہوشی کا سفوف بھرا ہوا تھا۔ اس سگریٹ کے فلٹر کو جگو نے چاقو کی نوک سے کھردرا کر دیا تھا تاکہ رات کے اندھیرے میں اس کی انگلیاں اسے پہچان لے۔ وہ کنویں کے پاس آیا تو روبی کنویں کی منڈیر پر بیٹھی بے چینی سے اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جگو نے جاتے ہی روبی کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، کوشلیا، تم میرے لیے بیٹی کی جگہ ہو۔ تمہیں ہماری منڈلی میں آئے ہوئے کچھ ہی روز ہوئے ہیں، مگر مجھے تم سے بیٹیوں جیسی محبت ہو گئی ہے۔ روبی نے جلدی سے پوچھا، جگو بابا کیا بات ہے؟ کس نے پیغام بھیجا ہے میرے لیے؟ روبی کی بے چینی دیکھ کر جگو سمجھ گیا کہ تیر نشانے پر بیٹھا ہے اور اس لڑکی کے پیچھے ضرور کوئی ایسا آدمی ہے جس کے بارے میں یہ پریشان ہے۔ جگو کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گیا۔ منڈیر کافی چوڑی تھی اور جگو کو یقین تھا کہ بے ہوش ہونے کے بعد یہ لڑکی کنویں میں نہیں گرے گی۔ اگر ایسی کسی بات کا خطرہ ہوتا تو وہ روبی کو وہاں سے اٹھا کر دوسری طرف لے جاتا۔ جگو نے جیب سے ماچس اور سگریٹ کیس نکال لیا اور سانس بھر کر بولا، بیٹی، جس آدمی نے یہ پیغام بھیجا ہے اسے کسی طریقے سے پتہ چل گیا ہے کہ تم ہماری منڈلی کے ساتھ ہو۔ پیغام سے لگتا ہے کہ وہ تم سے پریم کرتا ہے۔ جگو یوں ہی قیاس آرائیاں کے ساتھ اندھیرے میں تیر چلا رہا تھا اور اس کا ہر تیر ٹھیک نشانے پر جا کر لگ رہا تھا۔ روبی کی بے چینی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ پیغام شیر خان کا ہی ہے۔
बाबा जल्दी बताओ ना, किसने पैगाम भेजा है? क्या इसका नाम शेर खान तो नहीं? जग्गू बड़ा खुश हुआ। रूबी ने खुद इसके हाथ में तुरप का पत्ता थमा दिया था। वो बोला, तुमने ठीक पहचाना बेटी कौशल्या, शेर खान ने ही तुम्हारे लिए पैगाम भिजवाया है। मगर घबराओ मत, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। तुम इत्मीनान से बैठो, मैं सारी बात तुम्हें बता देता हूँ। लो सिगरेट पियो, वलायती सिगरेट है। जयपुर में एक गोरे ने मुझे इसकी डिब्बी दी थी। रूबी को इस वक्त सिगरेट से कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर जग्गू का दिल रखने के लिए इसने सिगरेट ले लिया। जग्गू ने पूरी एहतियात के साथ रूबी को खुरदरे फिल्टर वाला सिगरेट दिया था। दूसरा सिगरेट इसने खुद लिया। इसने माचिस जलाई और बोला, मेरी बच्ची, शेर खान ने तुम्हें आज रात 2 बजे पुरानी 12 दरी के खंडर में बुलाया है। रूबी का चेहरा खुशी से खिल उठा। जग्गू ने इत्मीनान का सांस लिया। स्कीम बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान रूबी ने सिगरेट सुलगा लिया था। जग्गू अपने सिगरेट का लंबा कश लगाकर कहने लगा, बेटी, जमाना बड़ा खराब है। मुझे तुम अपनी बच्ची की तरह अजीज हो। डर है तुम किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। वैसे मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे बताओगी कि ये शेर खान कौन है? तुम हिंदू हो और ये शख्स मुसलमान है। क्या तुम इससे प्रेम करती हो बेटी? इस दौरान रूबी सिगरेट के 2-3 कश लगा चुकी थी। शेर खान से मिलने के तसव्वुर ने इसके जज्बात में हलचल मचा दी थी। कहने लगी, बाबा, मैं शेर खान से प्यार करती हूँ, मगर दुनिया वाले हमें एक जगह इकट्ठे नहीं देखना चाहते। जग्गू रूबी की तरफ गहरी नजरों से देख रहा था। बूटी की सफूफ का इस पर असर क्यों नहीं हो रहा? कहीं सफूफ की तैयारी में कोई गलती तो सरजद नहीं हो गई। जग्गू ये सोच ही रहा था कि बात करते करते रूबी ने अपना सर दोनों हाथों से पकड़ लिया। जग्गू जल्दी से बोला, क्या बात है बेटी? सर दर्द करने लगा है। रूबी को एक चक्कर आया और वो जग्गू की गोद में बेहोश होकर गिर पड़ी। जग्गू ने फौरन इसे अपने कंधे पर डाला और हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली की बैठक में रोशनी हो रही थी। दरवाजे के दोनों पट खुले थे, मगर पर्दा गिरा हुआ था। इसने बैठक में जाते ही बेहोश रूबी को पलंग पर डाल दिया। राणा ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और रूबी की तरफ देखकर पूछा, इसे क्या हो गया है? जग्गू बोला, सरकार, मैंने इसे एक बूटी पिलाकर बेहोश किया है। ऐसा ना करता तो मैं इसे आपके पास कभी ना ला सकता था। इसके मामू को मैंने दोपहर को ही जयपुर भिजवा दिया था। हम रातों रात यहाँ से कूच कर रहे हैं। आपकी अमानत आपको पहुँचा दी है। अब आगे जाकर मेरा जो हाल हो सो हो। भगवान जाने मामू मुझे जिंदा भी छोड़ेगा या नहीं। इसे संभाल लीजिए, इसे संभालिए। दिन निकलने तक बूटी का असर रहेगा, फिर इसे होश आ जाएगा। राणा ने रूबी को झुककर गौर से देखा। इसकी नब्ज पर हाथ रखा। रूबी की नब्ज बिल्कुल ठीक चल रही थी। वो सांस भी नॉर्मल तरीके से ले रही थी। इसके जिस्म की हरारत भी नॉर्मल थी। राणा जय सिंह अलमारी के पास गया। अंदर से 4,500 रुपए के करेंसी नोट निकाल कर जग्गू को दिए और कहा, अब तुम में से कभी कोई इस गांव का रुख ना करे। जग्गू ने हाथ बांध कर कहा, माई बाप, हम तो इस गांव को भूल जाएंगे, पर आप भी इस छोकरी का ख्याल रखिएगा। ये बड़ी होशियार लड़की है।